हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है भाग 5। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो हमें आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है उसको उदाहरण सहित बताना है। तो उत्तर है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जो निम्न है। तो पहला है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा होना, यानी कि शासन के जो अंग हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा होना, या फिर कार्य करने या शक्तियों का बंटवारा होना, जिसमें हम कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की बात कर सकते हैं। तो शासन के विभिन्न अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा इसमें होता है। तो इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग हैं एक ही स्तर पर होते हैं और एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग ये करते हैं। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यह शासन के 3 अंग हैं और इन तीनों के बीच में सत्ता का बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि विधायिका कानून का निर्माण करने का कार्य करती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका जो है वह क्या करती है, कानून की व्याख्या का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा शासन के विभिन्न अंग हैं और इनके जो 3 अंग हैं इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो इस प्रकार से हमने आधुनिक लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारे की बात की। इनमें कोई भी एक अंग जो है सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों में से कोई भी एक अंग जो है सत्ता का असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सकता। तीनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, नियंत्रण और संतुलन का कार्य करते हैं, एक दूसरे पर अंकुश का कार्य करते हैं, जिससे कि कोई भी निरंकुश ना हो सके, यानी कि तीनों अंगों में से कोई भी अंग जो है वह अधिक शक्तिशाली ना हो सके। हर अंग दूसरे पर क्या है, अंकुश रखता है। इसी तरीके से इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का क्या बना रहता है, संतुलन अथवा बैलेंस जो है बना रहता है, यानी यह तीनों ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार से व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं अमेरिका और भारत। यहाँ पर क्या है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है और तीनों ही अंग जो है अपने कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं। किसी भी अंग को जो है अधिक शक्तियां नहीं दी गई हैं, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से क्या है, हमने देखा कि तीनों ही अंग जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी अधिक शक्तियां नहीं दी गई हैं। तीनों ही अपना कार्य करते हैं, शक्तियों का बंटवारा हो चुका है और इस वजह से नियंत्रण भी बना रहता है और संतुलन भी बना रहता है। किसी को भी असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं और सभी एक दूसरे पर, तीनों एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम भी करते हैं। इसी से शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल पाती है। इसके अलावा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा दूसरा तरीका क्या होगा, तो सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। तो हमने देखा कि सत्ता के अंगों में बंटवारा, अब सरकार के विभिन्न स्तरों में भी बंटवारा हो सकता है, जिसमें कि हम कहते हैं एक सरकार केंद्र सरकार होती है और दूसरी तरफ राज्यों की सरकार होती है। तो हम कहेंगे केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार भी है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा करने के लिए, और यह भी क्या है, यह भी सत्ता का बंटवारा है। आधुनिक लोकतंत्र में इसको देखा जाता है। तो पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, या जिसे हम संघ सरकार भी कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे कि भारत में इसे राज्य सरकार कहा जाता है। तो भारत में इन्हें क्या कहा जाता है,
राज्य सरकार कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं राजस्थान की सरकार, तो यह क्या है, यह राजस्थान की राज्य सरकार है। उसी तरीके से केंद्र में जो सरकार है उसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। तो यह क्या है, दो स्तरों पर हमने सत्ता का बंटवारा देखा, एक केंद्र के स्तर पर और दूसरा प्रांत के या राज्य के स्तर पर। इन सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। यानी कि हमारे संविधान में भी इस बात का उल्लेख है कि केंद्र सरकार जो है किन चीज़ों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है और राज्य सरकारों के अधिकार क्या होंगे। तो इस प्रकार से संविधान ही यह स्पष्ट कर देता है कि केंद्र क्या कार्य करेगा और राज्य क्या कार्य करेगा। तो इस वजह से दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि यह पहले से ही संविधान में लिखित है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो यह क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है, जहां पर एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकार होती है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकार भी काम करती है। तो हमने देखा कि भारत में क्या है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और अब भारत में स्थानीय सरकारें भी है। जैसे कि हम पंचायती राज की बात करते हैं, हम नगरों में नगर पालिका, नगर निगम की बात करते हैं और गाँव में जो है हम ग्राम पंचायत की, पंचायती समिति की और जिला परिषदों की बात करते हैं। तो यह क्या है, यह स्थानीय सरकारों का ही रूप है। तो इस प्रकार से केंद्र में भी सरकार है, राज्य की अपनी सरकार है, उसके बाद में स्थानीय स्तर पर भी सरकारें हैं। तो हमने देखा कि सरकार में भी सत्ता का बंटवारा होता है, जिसमें कि सत्ता का बंटवारा स्तरों के आधार पर होता है, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर। इनके भी सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ताकि किसी भी तरीके का विरोधाभास ना रहे, जिससे विभिन्न सरकारों की भी शक्तियों को लेकर कोई तनाव कभी भी उत्पन्न ना हो सके। इसके अलावा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से हो सकता है, तो हम कहेंगे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होते हुए हमें दिखता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत में जो भी कमजोर जातियां हैं या फिर कमजोर वर्ग हैं, उनको भारत की सरकार जो है क्या करती है, आगे लाने के लिए या फिर सत्ता में भागीदारी उनकी बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। तो यह क्या है, यह भी सत्ता का बंटवारा ही है, ताकि भारत में किसी भी सामाजिक समूह को यह ना लगे कि वह सत्ता में हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि वह पिछड़ा है। तो इस प्रकार से सामाजिक समूहों के बीच भी भारत में सत्ता का बंटवारा किया जाता है और ऐसा अन्य जगहों पर भी देखने को मिलता है। तो कुछ देशों के संविधानों में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग थलग ना महसूस करें। अल्पसंख्यक समुदाय भी उनमें से हो सकता था, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, जिससे कि उन्हें भी यह ना लगे कि वह सत्ता में हिस्सेदार या भागीदार नहीं है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है, जहां पर सामुदायिक सरकार हमने बात की थी उदाहरण के रूप में, ताकि वहां के सभी समुदायों को सत्ता में हिस्सेदारी मिले और सत्ता में हिस्सेदारी के द्वारा वह संतुष्ट जीवन जी सकें और सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से वहां रहें। इस कारण वहां पर सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सत्ता की भागीदारी में हमें विकल्प के रूप में जब चुनाव होते हैं तो कई सारी राजनीतिक पार्टियां मिलती हैं और उनके उम्मीदवार मिलते हैं, और यह क्या है, यह भी सत्ता में भागीदारी या सत्ता में साझेदारी का ही एक उदाहरण है, जो कि आधुनिक लोकतंत्र की एक विशेषता है। तो राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा भी हमें होते हुए दिखता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के पास में आती है और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती रहती है, जाती रहती है। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी हम सक्रिय कार्य करते हुए देखते हैं, वह भी सक्रिय रहते हैं। कुछ समूह व्यापारियों के होते हैं, कुछ उद्योगपतियों के, कुछ किसानों के और कुछ औद्योगिक मजदूरों के होते हैं। यह सभी जो हित समूह हैं अपने अपने हितों के लिए सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो यह भी क्या है, यह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ही एक उदाहरण है।
सरकार की विभिन्न समितियों में इनकी सीधी भागीदारी भी हमें देखने को मिलती है। यानी सरकार जो है सुधार कार्यों के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए कई समितियों का निर्माण करती है और उन समितियों में इन सभी वर्गों को, इन सभी हित समूहों को अपनी आवाज़ रखने का मौका भी दिया जाता है। तो सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी कि यह दबाव समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं कि अगर आपने हमारे लिए, हमारे हितों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण नहीं किया तो हम आगे से आपको आने वाली सरकार में नहीं चुनेंगे और हमारे पास में दूसरे विकल्प भी हैं। तो इस प्रकार से भी क्या है, यह सत्ता में भागीदारी अपनी निभाते हैं। अमेरिका इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं और आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। यानी कि दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करते हैं और उनसे समर्थन देने के बदले वह ऐसी नीतियों को निर्मित करने की बात कहते हैं कि जब वह सत्ता में आएंगे तब उनके पक्ष में वह नीतियों का निर्माण करेंगे और तभी वह समर्थन देंगे। यानी कि दबाव समूह या हित समूह इकट्ठे होते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी को अपने पक्ष में करने के लिए वह अपनी मांगों को उस राजनीतिक दल को बताते हैं और राजनीतिक दल को समर्थन देने की बात करते हैं और आने वाले चुनाव में वह यदि समर्थन से वह राजनीतिक पार्टी जीत जाती है तो राजनीतिक पार्टी उन हित समूहों की बात को सुनती है, उनकी मांगों को पूरा करती है और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। तो जो राजनीतिक दल इन मांगों को सरकार में आने के बाद में पूरा नहीं करता तो सरकार जो है वह अगली राजनीतिक पार्टी बनाती है जो कि इन मांगों को पूरा करने का वादा इन हित समूहों को करती है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था चलती रहती है और लोकतंत्र में सत्ता का भागीदारी का जो अवधारणा है वह भी चलती रहती है, जो कि हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो भारत में क्या है, सत्ता की हिस्सेदारी है, तो क्या यह सत्ता की हिस्सेदारी भारत में किस प्रकार से है उसके बारे में हमें एक युक्तिपरक कारण भी बताना है और हमें एक नैतिक कारण भी बताना है। तो भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में हुआ है। जैसे कि हमने बात की 3 स्तर, केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। और यदि हम बात करें कि यह युक्ति परक क्यों है और यह नैतिक क्यों है, तो हम बात करेंगे युक्तिपरक कारण के रूप में। तो भारत एक घनी आबादी वाला देश है जहाँ पर बहुत सारी विविधता है, चाहे भौगोलिक आधार पर हो, चाहे सांस्कृतिक आधार पर हो, चाहे जातीय आधार पर हो या फिर भाषाई आधार पर हो। तो भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति स्थापित करना तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। और सरकार को किन स्तरों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ताकि सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर जो है सरकार कार्य कर सके। क्योंकि स्थानीय मुद्दों को स्थानीय सरकार समझती है, किसी राज्य को के विशेष मुद्दों को उस राज्य की सरकार समझ सके और केंद्र के मुद्दों को जो है केंद्रीय सरकार पूरे राष्ट्र के लिए कार्य कर सके। तो इस प्रकार से सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में ही तय कर दिया गया था, संविधान में ही लिखित रूप में बता दिया गया था, जिससे सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकती थी। यदि हम बात करें कि भारत में सत्ता की भागीदारी है, सत्ता की साझेदारी है, उसका नैतिक कारण क्या है, तो लोकतंत्र भारत में है, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा होना और भी आवश्यक होता है, क्योंकि हमने बात की थी लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता में साझेदारी। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह क्या हो जाएगी, वह सारी शक्तियों को अपने पास रखेगी और सारी शक्तियां उसमें निहित यदि होंगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकेगा और असीमित शक्तियों का वह प्रयोग करेगी, जिसमें कि वह सभी समुदायों या सामाजिक समूहों का ध्यान नहीं रखेगी। तो इस प्रकार से यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो हमने देखा भारत में किस प्रकार से सत्ता का
वर्गीकरण है, सत्ता की साझेदारी है, और उसका युक्तिपरक कारण भी है और एक नैतिक कारण भी है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दीजिए। तो 3 छात्र हैं, वह अध्याय पढ़ने के बाद सत्ता में साझेदार के पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी बातों को रखते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि वह किस प्रकार के विचारों को रखते हैं। तो थम्मन जो पहला बच्चा है वह क्या कहता है? वह कहता है जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा बच्चा जो है छात्र, वह क्या कह रहा है? मथाई नाम का, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। और तीसरा छात्र औसेफ कह रहा है हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो इन तीनों छात्रों के जो कथन हैं उनके आधार पर हमें सही कथन का पता लगाना है कि हम सत्ता में साझेदारी को किस रूप में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी देश में किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस देश के अंदर सत्ता में भागीदारी सभी लोगों को मिलनी चाहिए। तो सत्ता में साझेदारी की बात जो हमने की थी उसमें हमने कहा था कि समानता और एकता की स्थापना के लिए, सौहार्द की भावना की स्थापना के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक होती है, और लोकतंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाती है। तो सत्ता में साझेदार क्या है? किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को मानना ही चाहिए। तो इस कारण इन तीनों छात्रों की बातों में से सबसे उपयुक्त कथन किसका है? औसेफ का है, जो कहता है हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर समाज की अपनी विशेषताएं होती हैं और उनमें विविधताएं भी पाई जाती हैं। इस कारण वहाँ पर सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है, भले ही वह छोटा समाज हो, चाहे वह सामाजिक रूप से विभाजित भी ना हो। तो सभी जगह पर क्या होना चाहिए? सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से औसेफ छात्र जो है उसका कथन बिल्कुल सही है। तो उत्तर है, हम औसेफ के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। साथ ही साथ हम कहेंगे सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी व्यवस्था से रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो हमने देखा कि सत्ता में साझेदारी किसी भी समाज के लिए आवश्यक है, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह सामाजिक रूप से विभाजित ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटैम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। तो हम देखते हैं कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की बात होती है जहां पर सभी भाषा भाषियों को बराबर अधिकार देने की बात होगी। तो इस प्रकार से यह कथन जो है यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक भाषी पक्ष के लिए ही यह कार्य करने की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की जो सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था थी उसकी मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, चाहे वह फ्रेंच भाषी हो चाहे वह डच भाषी हो, दोनों को ही समान अधिकार वहां पर दिए गए थे। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं हो सकता, जो कि यह व्यक्ति कह रहा था, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी एक भाषा भाषी को ज़्यादा अधिकार देना कभी भी सही नहीं हो सकता, दोनों को समान अधिकार देना आवश्यक है। तभी बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था जो है जहाँ की मूल भावना है कि सभी का समान रूप से आदर होगा, सभी को समान अधिकार होगा, उसकी मूल भावना के खिलाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति का कथन सही नहीं हो सकता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। तो हमने कहा था युक्तिपरक कारण का मतलब है समझदारी से, जिसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी विचार का
लाभ कितना होता है और हानि कितनी होती है, और इस आधार पर हम किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो युक्तिपरक कारण का अर्थ है कि हमें समझदारी से निर्णय लेना है, तो इसका उत्तर हमें बताना है। तो कथन यह है कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है, यह यानी कि पंचायती राज जो है सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करता है और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का कार्य करता है, और पंचायतों को अधिकार देने में इसमें कार्य किया जाता है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा, इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो हमें बताना है यह कथन महात्मा गांधी जी की अवधारणा और युक्तिपरक कारण सत्ता की साझेदारी से कैसे संबंधित है। तो उत्तर के रूप में हम कहेंगे, इस उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। सत्ता का बंटवारा जरूरी है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, प्रशासनिक कुशलता भी बढ़ेगी, और पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे, उन्हें लागू करेंगे, तो भ्रष्ट बिचौलियों को भी समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि पंचायती राज जो है स्थानीय स्तर पर सरकार की बात करता है, तो यह योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, और क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएं वहाँ के लोग ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वहाँ के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार सौंपे जाएं, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह एक युक्तिपरक कारण है, और हमने देखा कि इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जो कि समझदारी, लाभ और हानि के आधार पर बताए गए हैं कि पंचायती राज जो है किसी भी देश में क्यों ज़रूरी है और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हमने प्रशासनिक कुशलता की बात की, भ्रष्टाचार के अंत की बात की, और बिचौलियों के अंत की बात भी की, और स्थानीय सरकार के माध्यम से लोगों की भागीदारी जो है, सत्ता में साझेदारी जो है और भी ज़्यादा बढ़ती है। इस कारण यह युक्तिपरक तरीके से पंचायती राज को उचित बताता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं, उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो हमें बताना है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। तो सत्ता की साझेदारी में क्या होता है, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को यह कम करता है। ख विकल्प है पक्षपात का अंदेशा कम करता है। ग विकल्प है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देता है, और घ विकल्प है विविधताओं को अपने में समेट लेता है। ड विकल्प है अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है सत्ता में साझेदारी। फिर च विकल्प है सत्ता में साझेदारी से सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। फिर छ विकल्प है देश की एकता को कमज़ोर करती है। तो हमें इन सभी विकल्पों में से सत्ता के बंटवारे के पक्ष में कौन कौन से विकल्प हैं वह बताना है। तो हम देखते हैं, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है सत्ता में साझेदारी, यह बिल्कुल ही सही है। उसके बाद में पक्षपात का अंदेशा कम करती है, यह भी पक्ष में ही तर्क है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा विविधताओं को अपने में समेट लेती है, यह भी सही विकल्प है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, यह एक गलत तर्क है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, यह सही है। और देश की एकता को कमज़ोर करती है, यह गलत है। तो इस प्रकार से गलत कौन कौन से हैं, ग, ड और छ। तो ग, ड और छ जो है गलत हैं। तो इस आधार पर हमारा सा विकल्प जो है वह सही हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा क सही है और ख सही है। क सही है, ख सही है, उसके बाद में घ भी सही है, और हम देखते हैं च भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा सा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हमने कौन कौन से तर्कों की बात की वह हम देख सकते हैं। यह सभी सत्ता में साझेदार के पक्ष में जो है तर्क दिए गए हैं, इसलिए हमारा सा विकल्प जो है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। का बयान है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था। और ख विकल्प है, सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया था।
ग विकल्प है अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की थी। और घ विकल्प है बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया था। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? तो हमारे विकल्प यह हैं। अब हम देखते हैं वापस। तो इसमें से बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था, यह कथन क्या है? यह गलत है। इसके अलावा सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया था। तो प्रारंभ में सरकार ने श्रीलंका की ऐसा ही किया था। तो इसलिए ख जो है सही है। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने और शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की थी, यह भी सही है। और बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया था, यह भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे विकल्प ख, ग और घ जो है यानी कि माँ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो हमारी सूची 1 और सूची 2 हमारे सामने है और हमें इन्हें मिलाना है। तो पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो अभी हमने देखा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? अधिकारों का वितरण कहलाता है। तो इस प्रकार से क का जो है कौन सा हो जाएगा? क का ख हो जाएगा। उसके बाद विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, यह भी हमने अभी पढ़ा। तो यह क्या है? यह विभिन्न स्तरों की बात कर रहा है, तो यह संघीय सरकार है। फिर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी, यह सामुदायिक सरकार कहलाता है। और 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है? तो यह गठबंधन सरकार कहलाता है। तो इस प्रकार से पहले का ख है, दूसरे का घ है संघीय सरकार, तीसरे का क है सामुदायिक सरकार और चौथे का ग है यानी कि गठबंधन सरकार। तो इस प्रकार से हमारा गा जो है वह सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। अ है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है और ब विकल्प है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो इन बयानों में से कौन से सही हैं और कौन से गलत? तो हमने सत्ता की साझेदारी की बात की, हमने कहा यह लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है, लोकतंत्र की आत्मा होता है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, इस कारण यह लोकतंत्र की आत्मा भी है। तो यह क्या है? यह जो है सत्ता की साझेदारी के लिए विकल्प सही बात कह रहा है। ब इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो हमने बात की थी श्रीलंका की, हमने बात की थी बेल्जियम की। सामाजिक समूहों में जो टकराव है उसकी स्थिति कम हो जाएगी यदि सत्ता में सभी क्या होंगे? साझेदार होंगे, इसलिए यह भी सही है। तो इस प्रकार से दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं। तो हमारा जो विकल्प ख है वह सही होगा, अ और ब दोनों ही सही हैं। तो इस प्रकार से इस भाग में हमने अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के अभ्यास प्रश्न किए हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।